हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शान। ये 8th सेशन है 5 MCQ 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के। तो आज हम 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड 5 MCQ को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पर मैंने जितने पिक्चर्स यूज़ किए ये सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड रिवीजन के लिए, ताकि हम विजुअलाइजेशन को यूज़ करके हम रिवाइज कर सकते हैं। इसको सीरियसली ना ले, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 सेंटर को एक ड्यूटी इम्पोज करता है कि सेंटर को इंश्योर करना है जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर रन कर रहे हैं, ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। ये कहता है आर्टिकल 355। अगर हम आर्टिकल 356 को देखें, आर्टिकल 356 ये कहता है अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके आधार पर नहीं चल रहा है, तो सेंटर क्या कर सकते हैं? सेंटर स्टेट्स को अपने अंडर ला सकते हैं, सेंटर स्टेट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एंड ये कैसे कर सकते हैं? जब स्टेट पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया हो। ओके, सो आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल एंड इस प्रेसिडेंट्स रूल को हम क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड्स में प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। फर्स्ट, आर्टिकल 356 ये कहता है अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ऐसा एक सिचुएशन अराइज हुआ है जहाँ पर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है या उसके आधार पर नहीं चल रहा है, तब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। ओके, फिर अगर गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करे? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे कि प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए, एंड इस रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट गवर्नर के रिपोर्ट के बिना भी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ग्राउंड है। आर्टिकल 365 क्या कहता है? अगर कोई भी स्टेट सेंटर के किसी भी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, ओके, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ये समझेंगे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड इसके आधार पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं। ओके, ये है, मैंने पूरा सिंपल से यहाँ पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे जब प्रेसिडेंट्स रूल को प्रोक्लेम करते हैं, ओके, तो ये 2 महीने के अंदर बहुत लोकसभा एंड राज्यसभा को क्या करना होगा? इसे अप्रूव करना होगा। ओके, 2 महीने के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा विद सिंपल मेजॉरिटी इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होगा। एंड अगर दोनों हाउस इसको अप्रूव करते हैं तो ये 6 महीने तक रन करेगा, एंड एवरी 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, एंड ये मैक्सिमम 3 साल तक ये इमरजेंसी चल सकता है। यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यह कहा कि इस 6 मंथ को हटा के 1 ईयर कर दे, कि एक बार अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया तो ये 1 ईयर तक इसका अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? इसको डिलीट करके फिर से 6 मंथ में अप्रूवल करना का इशू प्रोविजन इंसर्ट किया। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होने के बाद प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है अप्रूवल बिना दिए, राइट, कि लोकसभा ने अप्रूवल नहीं दिया एंड लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो विद इन 30 डेज ऑफ फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज के अंदर क्या करना होगा? लोकसभा को इसको अप्रूव करना होगा, मतलब डिसाइड करना होगा कि इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, राइट। एंड ये तब होगा जब राज्यसभा ऑलरेडी अपना अप्रूवल दे दिया हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल को 1 ईयर के बियॉन्ड एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट कंडीशंस क्या है? अगर पूरे कंट्री में या कंट्री के किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में हो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई करेगी उस पार्टिकुलर स्टेट में जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में कंडक्ट करना डिफ़िकल्ट है, तब जाके क्या हो सकता है? पार्लियामेंट 1 ईयर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम रिवोकेशन। पार्लियामेंट किसी भी टाइम प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक कर सकते हैं, रिवोक एट एनी टाइम, एंड यहाँ पर क्या होगा? डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का कोई ज़रूरत नहीं है रिवोकेशन के टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी कॉन्सिक्वेंसेस।
सी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होने के बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, स्टेट के जो फंक्शन से जो भी गवर्नर को पावर दिया गया है या किसी भी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर वेस्ट किया, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सब अपने अंडर ला सकते हैं। एंड स्टेट के जो फंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शन से ये पावर पार्लियामेंट को दे सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, देन हम देखते हैं जब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होता है तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देते हैं। सी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज होने के बाद, राइट, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने के बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड होता है या डिसॉल्व होता है तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकते हैं और किसी भी अदर अथॉरिटी को पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है ये पावर टू मेक लॉज। ओके, फिर क्या है, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं उस स्टेट के लिए। फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जब लोकसभा सेशन में नहीं है प्रेसिडेंट उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा निकाल के किसी भी एक्सपेंडिचर को मेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में पार्लियामेंट का सैंक्शन चाहिए यहाँ। तो हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान उस स्टेट में जो भी लॉज बनाया जाता है वो इवन प्रेसिडेंट्स रूल के बाद भी उस स्टेट में एप्लीकेबल होता है, रिमेन्स ऑपरेटिव। ये आप ध्यान रखना है, यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर लॉ को रिपेल भी कर सकता है जब वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिकुलर लॉ को रिपेल कर सकता है, चेंज कर सकता है और फिर से रीइनेक्ट कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कहा करेक्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर इफ। आप ये क्या करें, वीडियो पॉज करें एंड देन इसको सॉल्व करें। द गवर्नर ऑफ द स्टेट सर्टिफाइज दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शंस टू द असेंबली। यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर बियॉन्ड 1 ईयर के करना है तो क्या करना होगा, पहले तो नेशनल इमरजेंसी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई करें। ओके, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सी ये है इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट को हम समझेंगे। सी नॉर्मल टाइम में क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। हम जितना ऊपर जाते हैं, ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट और पॉजिटिव लैप्स रेट। लेकिन उसके उल्टा क्या होगा, नेगेटिव लैप्स रेट। यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, जब हम ऊपर जाएंगे तब विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सी जैसे हमें पता है ग्राउंड क्या करते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन दिन में एब्जॉर्व करता है एंड रात को क्या करता है, थ्रू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसे रेडिएट बैक करता है। लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या होता है, दिन में तो एब्जॉर्व किया इनकमिंग रेडिएशन एंड रात में क्या हुआ, ये रेडिएट बैक किया उस हीट को। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जितना एब्जॉर्व किया था दिन में उतना ग्राउंड ने लॉस भी कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, तब क्या होगा, उस ग्राउंड सरफेस में कूलनेस आना स्टार्ट होगा एंड ये क्या होगा, कूल बन जाएगा ये ग्राउंड। एंड जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ग्राउंड के पास वो क्या करेंगे, ग्राउंड के इन्फ्लुएंस से वो भी धीरे धीरे कोल्ड होने लगेंगे, वो भी धीरे धीरे कूल होने लगेंगे। एंड उसके ऊपर जो लेयर होगा वो क्या होगा, वो वार्म होगा। तो इसके कारण क्या होता है, इस जोन में जो एयर होते हैं वो क्या होते हैं, कूल एंड इसके ऊपर जो होता है क्या, वार्म। ओके, तो अब हम कुछ कारण देखेंगे कि किसके कारण इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर होता है एंड पॉसिबल है। जैसे हमने कहा था लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्या होता है, जब ये 100% इनकमिंग इंसोलेशन इक्वल टू 100% आउटगोइंग रेडिएशन होता है तब ये ग्राउंड कूल होना स्टार्ट होता है एंड देन एयर मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्राउंड के टच में आते हैं एंड देन क्या होता है, ये भी कूल होने लगते हैं एंड ऊपर का जो लेयर है ये वार्म रहता है। तो विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑल्सो
इंक्रीजेस। फिर क्या है, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई। जब क्लाउड नहीं होगा राइट, तब क्या होगा, सरफेस इजीली हीट रेडिएट कर सकता है। अगर क्लाउड, आसमान में क्लाउड है, तब क्लाउड क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्व करेगा राइट, एंड ये हीट इजीली लॉस नहीं हो सकते। अगर क्लियर स्काई होगा राइट, क्लियर स्काई होने से ये हीट इजीली लॉस हो सकते हैं, एंड क्या होगा, लॉन्ग विंटर नाइट्स में ये धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा। फिर होगा प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। अगर मॉइस्ट एयर क्या होता है, सी मॉइस्ट एयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं एंड ड्राई एयर नहीं करते। अगर मॉइस्ट एयर होते तो यहाँ पर कूलनेस नहीं आता। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, अगर एयर स्टेबल रहेगा तो जो ग्राउंड के टच में जो एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो यहाँ पर रह सकते। अगर यहाँ पर विंड होगा राइट, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यही है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट। अभी हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर? क्लाउडी स्काइज, नहीं ये रॉन्ग है। स्टिल एयर और स्टेबल एयर, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। ए लॉन्ग विंटर नाइट, इवन इट्स ए करेक्ट। जैसे हमने कहा था क्लाउडी स्काइज होगा तो हीट लॉस नहीं हो सकता इतना इजीली, एंड जिसके कारण ये ग्राउंड भी कूल नहीं हो सकता। सो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। कंसिडर द फॉलोइंग विंड्स। यहाँ पर कुछ विंड्स के नाम दिया गया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हॉट विंड्स? तो हमें क्या करना है, हमें विंड्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैं जस्ट 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, एंड देखिए समझाऊंगा कि कैसे हॉट विंड्स फॉर्म होते हैं एंड कोल्ड विंड्स फॉर्म होते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, उस नाम को हम देखेंगे। सी, ये है एक नॉर्थ अमेरिका के एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ये रहा रॉकी माउंटेन, ओके। यहाँ पर है रॉकी माउंटेन। तो फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हमारा रॉकी माउंटेन। यहाँ से वेस्टर्लीज जाता है एंड यहाँ पर आकर विंडवर्ड रेनफॉल होता है। जब यहाँ पर विंडवर्ड रेनफॉल होता है एंड जब ये विंड लीवर्ड के साइड में जाता है, तब ये क्या रहता है, ड्राई एंड साथ में वार्म। एंड यहाँ पर उस रीजन में क्या रहता है, स्नो कवर्ड जोन रहता है उस रीजन में। जब ये ड्राई एंड वार्म विंड यहाँ पर मूव करेगा तो ये स्नो को क्या करता है, यहाँ से रिमूव कर लेता है। इसलिए इस विंड को क्या नाम दिया गया है, चिनूक और स्नो ईटर, राइट। फिर हम देखते हैं, ये था वार्म विंड्स के एक एग्जाम्पल, ओके। फिर हम देखते हैं कोल्ड विंड्स, यही हम अमेरिका के एग्जाम्पल लेंगे। सी, ऊपर क्या है, कनाडा रीजन है, यहाँ पर स्नो है, आइस है, राइट। तो यहाँ से जब आते हैं विंड्स, ओके, तो ये क्या होता है, कोल्ड विंड्स। एंड इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्लिजर्ड। मतलब कनाडा के स्नो कवर्ड जोन से ये न्यूयॉर्क के तरफ जब ये विंड आते तब हम इसे कोल्ड विंड कहते हैं। एंड डिफरेंट एरिया में, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में इसका नाम डिफरेंट दिया गया है। जैसे चिनूक और स्नो ईटर, रॉकी माउंटेन, फोइन द आल्प्स, ये चिनूक का भी सेम इसका मेथड, इसका मैकेनिज्म है, बस डिफरेंट रीजन है इसलिए नाम भी डिफरेंट है। कम्स इन इजिप्ट, सिरोको, सहारा टू मेडिटेरेनियन सी, इसे ब्लड रेन कहते हैं क्योंकि अफ्रीका के सहारा डिजर्ट क्या होता है, यहाँ पर रेड सॉइल से जब ये विंड मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जाते हैं तो रेड सॉइल लेके जाते हैं। एंड यूरोप में जाकर वहाँ पर क्या करता है, विंडवर्ड साइड में रेनफॉल होता है। एंड जब रेनफॉल होता है तब रेन में क्या होता है, सॉइल प्लस मॉइस्चर, रेड सॉइल प्लस मॉइस्चर। एंड इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर रेड रेन होते हैं और ब्लड रेन होता है। फिर है हर्मटन और डॉक्टर विंड, इसे क्या कहते, कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में, संटाना, साउथ कैलिफोर्निया में। ये सब क्या है, हॉट विंड्स। ये रहा कोल्ड विंड्स, बोरा, मिस्ट्रेल, ब्लिजर्ड, लेवेंटर एंड परगा। ये आप वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सी, चिनूक, यस इट्स ए हॉट विंड। फोइन भी हॉट विंड होगा, सिरोक्को भी है हॉट विंड, लेकिन मिस्ट्रेल ये हॉट विंड नहीं है, ये कोल्ड विंड है। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी ऑल 3, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी ब्रीज। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सी, दिन के टाइम क्या होता है, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आते हैं तब लैंड क्या करता है, लैंड ये एनर्जी एब्जॉर्व करता है, राइट।
एंड वाटर से पहले लैंड क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। जब ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तब यहाँ पर इस रीजन में क्या होगा, लॉ ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जो एयर है ये एक्सपांड होंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफ प्रेशर क्रिएट होगा। एंड इस रीजन के कंपैरिजन में अगर हम सी को देखें, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन रहेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू लैंड। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये कूल होने स्टार्ट होंगे। एंड जब देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है तो ये यहाँ पर मूव करने लगेंगे। एंड इन दोनों रीजन में, लैंड एंड सी के रीजन में एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होगा। एंड जिसके कारण यहाँ से हाई प्रेशर से विंड क्या होगा, लो प्रेशर में मूव करने लगेगा। ओके, विंड लो प्रेशर में मूव करने लगेगा। एंड यहाँ से क्या होगा, इस जोन से क्या होगा, ये हाई प्रेशर की ओर मूव करने लगेगा। तो यहाँ से जो विंड आएगा इसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ब्रीज कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है, तो हम ये सी कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। एंड ये कब मिलता है, दिन में। एंड रात के टाइम क्या होता है, सी, रात के टाइम लैंड जैसे जल्दी एब्जॉर्व करता है, ऐसे जल्दी इनकमिंग रेडिएशन क्या करता है, ये रिलीज़ भी कर लेता है। जो एनर्जी एब्जॉर्व किया वो रिलीज़ भी जल्दी कर लेता है। लेकिन वाटर क्या करता है, टाइम लगता है वाटर का कंपेयर टू लैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंड पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। तो इसके कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इन दोनों में क्रिएट होता है। यहाँ से मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स और विंड्स क्या करते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन में जाते हैं। एंड यहाँ पर एयर एक्सपांड होके हाई प्रेशर जोन में आते हैं। तो यहाँ से जो ब्रीज जाएगा इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे, कूल लैंड ब्रीज। सी, अगर आप चेन्नई पर देखें, राइट, चेन्नई पर क्या है, मॉडरेट वेदर रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि लैंड एंड सी ब्रीज के इन्फ्लुएंस है वहाँ पर। अगर आप दिल्ली पर देखेंगे, राइट, दिल्ली पर क्या होगा, ये लैंडलॉक्ड जोन है। ओके, तो यहाँ पर आप ये मॉडरेट सीजन या मॉडरेट वेदर आप नहीं देख सकते। नाउ हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। सी ब्रीज ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, नो, इट्स ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम। द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड विच रिजल्ट इन सी ब्रीज। हाँ, जैसे हमने कहा था, लो जोन में एंड हाई जोन में क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फॉर्म हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये दिया गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। एससीओ इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एससीओ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सी, 23rd एससीओ समिट वॉज चेयर्ड बाई इंडिया। ये वर्चुअल समिट हुआ था। ओके, एंड इसका कुछ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो है, ईरान न्यू परमानेंट मेंबर बना इस समिट में। तो अभी कितने परमानेंट मेंबर है, 9 परमानेंट मेंबर्स है एससीओ के। फिर क्या होगा, काशी और वाराणसी जो है फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ, ये बना। फिर इस समिट में क्या हुआ, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया गया। एंड इसका कुछ है, टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, फिर क्या, रिलीजियस इंटॉलरेंस, एथनिक एंड रिलीजियस इश्यूज जो है उसको काउंटर करना। फिर 5 न्यू पिलर ऑफ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, इस समिट में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया। स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूशन, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये रहा इस साल के आउटकम्स, इस साल के नहीं, जो समिट हुआ था 2023 में, इसके आउटकम्स है। ये एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको ध्यान देंगे। इसका थीम क्या है, टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। यहाँ पर सिक्योर जो टर्म है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में दिया था। एस का मतलब क्या है, सिक्योरिटी, ए का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी का मतलब कनेक्टिविटी, यू का मतलब यूनिटी, आर का मतलब रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड ई का मतलब एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एससीओ तो आपको पता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में। एंड ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एंड एससीओ इज ए ऑब्जर्वर इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिंस 2005। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। 9 परमानेंट मेंबर है, ये आप देख सकते हैं। इसके एक ट्रिक है, हम आगे देखेंगे कि कौन से ट्रिक से हम इसे मेंबर कंट्रीज को याद रख सकते हैं। 3 ऑब्जर्वर स्टेटस है, मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान। ये MBA वर्ड से आप याद रख सकते हैं। एंड ईरान रहा 9th मेंबर, जो कि इस बार हुआ था। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए थे मेंबर्स एट अस्ताना समिट में। ईरान एंड पाकिस्तान ज्वाइन हुए थे एससीओ में। एंड एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर हैं। फिर क्या है,
काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, राइट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स क्या है? एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये जो भी डिसीजन है एससीओ का वो ये काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट लेते हैं। एंड 2 परमानेंट बॉडीज़ है, एक है सेक्रेटेरिएट बीजिंग में एंड दूसरा है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ओके। एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? ताशकंद में। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर, राइट। अब इस मेंबर कंट्रीज को आप याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे पिक कुर्ती, P for पाकिस्तान, I for इंडिया, C for चाइना, K for कजाकिस्तान, K for किर्गिस्तान, U for उज़्बेकिस्तान, R for रशिया, T for ताजिकिस्तान एंड I for ईरान। सो पिक कुर्ती करके आप ये याद रख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा देन यू कैन लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।